Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to AI Experts Edge, where today we are here for the discussion of pronouns. So, what are pronouns? Pronouns होते क्या है और उस पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो सब इस सेशन में हम कवर करेंगे. ओके, सो प्रोनाउंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रोनाउंस. नाउन्स यहाँ आ ही रहा है. नाउन्स क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या सिंपल भाषा में एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज अ नाउन. इवन ये भी बताया था कि नाउन एक लैटिन वर्ड नॉमेन से आता है जिसका मीनिंग होता है नेम. सो प्रोनाउन क्या है? नेम तो अभी भी है बट प्रो प्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाम की जगह जो लग सके वो प्रोनाउन है. Words used in place of nouns are called pronouns. That is what the definition says. मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं. पर सवाल उठता है, what is the need of using a pronoun? क्या nouns काफी नहीं है कि हमें pronouns यूज करने पड़ रहे हैं? तो बेसिकली nouns अपने आप में काफी सारे बनाए गए, सब चीजें अपनी जगह थी, बट कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आई जहां nouns अपने आप में वो काम पूरा नहीं कर पा रहे थे या जरूरत पड़ रही थी कि हम कुछ और लाए सो दैट किसी तरह के ऑकवर्डनेस को हटाया जा सके. जैसे अगर किसी के बारे में बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल राम. अब राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम इज अ बॉय, राम इज माई फ्रेंड, ओके, राम गोज टू स्कूल विथ मी. या इसको पास्ट टेंस में भी अगर लेके चल रहे हैं, राम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, we went to school, yeah, Ram and I went to school together. Ram and I completed our 12th with so and so percentage marks. Ram and I went to the same college. Ram and I got the same job. ऐसा कुछ भी आप बोल रहे हो, बेसिकली राम एंड आई बार बार राम 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 करोगे, धीरे धीरे मरा 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 सा साउंड होने लगेगा, है ना. तो दैट इज वाई ये जो बार बार किसी भी चीज की रिपीटेशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम एक किसी वर्ड का यूज करते हैं. इन नाउन्स केस इट इज एक्चुअली अ प्रोनाउन जो कि उस नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर सकता है. ओके, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही कुछ भी चीज रिपीट बार बार होगा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. अभी तो फिर भी हम बात कर रहे हैं राम जैसे एक छोटे वर्ड की. अगर कहीं बात हो रही है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़, और इसके बारे में हम पूरा बात कर रहे हैं कि रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़, रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़, आपको लगेगा 2-3 बार में आप पक जाओगे, अरे यार क्या कर रहे हो, कुछ चेंज करो. तो उसकी जगह व्हाट कैन वी यूज? वी कैन यूज द प्रोनाउन ही. ओके, उसके अलावा ही लग गया, फिर ही यूज करते हुए आप सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हो. जहां ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है वहां हिम, या पॉजिटिव केस की जरूरत है वहां हिज लग जाएगा, चलेगा. बट कहीं ना कहीं एक बार ऐसा आएगा जहां सेंटेंस फुल स्टॉप पे जाएगा और एक नया सेंटेंस शुरू होगा तो ही फिर से लाया जाएगा, मतलब ही चलता रहेगा. नाउन की इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन तो ले आए, बट थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करेंगे प्रोनाउन का भी रिपीटेशन हो रहा है. अब क्या किया जाए? अब किसको लाया जाए कि जो प्रोनाउन की रिपीटेशन अवॉइड कर सके, क्योंकि बार बार ही अगर ऐसा होता है ये भी दिक्कत है, राइट. तो भाई पहले तो एटलीस्ट राम राम, भाई भगवान का नाम ले रहे थे, ही ऐसा लग रहा है ये तो कोई दानव आ गया. तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? तो जैसे नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन लगाया, वैसे ही प्रोनाउन की रिपीटेशन जब ज्यादा होने लगे तो उसके लिए वी रीइंट्रोड्यूस द नाउन सो दैट द पैराग्राफ इज बैलेंस्ड. ये आप देख सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल्स आप पढ़ो, कहीं पे भी नॉवेल्स मैगजीन्स कुछ भी पढ़ो, आप देखोगे किसी इंट्रोडक्शन हुआ होगा किसी नाउन का कि मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन अ 5-day विजिट टू यूएस. फिर लिखा होगा मिस्टर मोदी विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट एट 9:30 PM. फिर लिखा होगा कि he will reach there at so and so time. फिर ही करके बहुत सारी बातें लिखी होंगी, बट बार बार ही लगेगा, वहां आपको लगेगा यार नहीं, इधर भी चेंज की आवश्यकता है, क्योंकि प्रॉब्लम इज नॉट विथ नाउन्स बीइंग रिपीटेड, प्रॉब्लम इज विथ द रिपीटेशन. तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस वहां खत्म करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं एंड वी रीइंट्रोड्यूस द नाउन, जिससे कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं प्रोनाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर देगा नाउन. इससे पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट प्रोनाउंस आर ऑल अबाउट. प्रोनाउंस का एक तो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं. एक और रीजन हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी यू कैन से कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल उधर कोई पर्सन खड़ा है, मुझे उसका नाम नहीं पता. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, यार ही सीम्स टू बी अ थीफ, तो ही कौन, नाम नहीं पता, इसलिए मैंने उसको पॉइंट आउट करते हुए वैसा कर लिया. तो दिस इज ऑल्सो वन वे प्रोनाउन कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दैट
person. In that case, you can use he, she, it or they, whatever is required. Okay. So यही है pronouns. Pronouns के अलग अलग types होते हैं, namely वैसे 8 या you can say 9 types होते हैं. 9 types कौन कौन से? Personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun और emphatic pronoun. Also there is a reciprocal pronoun. ये सब types होते हैं और उन्हीं पे बेस्ड फिर रूल्स कुछ चालू होते हैं. We'll be taking up one question after the other, and after each question I'll be talking about the rule associated with it, और उस रूल को मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये एग्जाम में पूछा जाता है. Okay, so let's start. Here we go. The first question says, she said nothing which would make him angry. She said nothing which would make him angry. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? Although ये देखा जाए तो काफी ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम. देखते हैं क्या है. यहाँ पे नथिंग के साथ जो विच लगा है, ये विच गलत है. विच गलत है. इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट. इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट. विच की जगह क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए. ओके. शी सेड नथिंग दैट वुड मेक हिम एंग्री. शी सेड नथिंग दैट वुड मेक हिम एंग्री. ऐसा क्यों? तो नथिंग जो है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन. जैसे कि मैंने बताया अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें से एक आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन. क्या है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन? नाम में मीनिंग छुपा है. प्रोनाउन तो है ही है, मतलब जो नाउन की जगह लगेगा, और इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट ना हो, पक्का ना हो, निश्चित ना हो. अब ऐसे वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? जैसे मैंने कहा आपसे कि दरवाजे पे कोई खड़ा है. व्हाट कैन बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द सेम? दरवाजे पे कोई खड़ा है. ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर होगा समवन या समबडी इज स्टैंडिंग एट द डोर. राइट. दरवाजे पे कोई खड़ा है, समबडी या समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर. ये जो समबडी, समवन या इस तरह के और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये सारे इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं. नेमली एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी. ओके. एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी. इसी तरह से एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन. उसके अलावा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग. एवरीबडी, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything. ये हो गए. इनके अलावा भी कुछ और होते हैं, जैसे कि all, ओके, all, one of और none of. ये सब indefinite pronoun है, क्योंकि ये अनिश्चित तौर पे कुछ बात कर रहे हैं, पक्का नहीं बता रहे. everybody पता चल रहा है कौन कौन? नहीं. somebody कोई, अगेन नहीं पता चल रहा कौन. anybody अगेन द सेम थिंग. nobody कोई नहीं, लेकिन एग्जैक्टली फिर भी नहीं पता चला किसकी बात हुई. ऑल सबके सब, यहाँ पे भी डेफिनेट नहीं हुआ कौन. वन ऑफ सब में से एक कोई, यहाँ भी नहीं पता चला. नन ऑफ सब में से कोई नहीं, लेकिन फिर भी किसकी बात हुई वो सब भी कौन थे नहीं पता. ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन के केसेस होते हैं. और आगे आता है कि विच की जगह हमने दैट लगाया. विच की जगह हमने दैट लगाया. व्हाई? दिस कम्स बिकॉज ऑफ द स्पेशल यूज ऑफ दैट. विच और दैट में बेसिक डिफरेंस पहले समझते हैं. विच और दैट, पहले डिफरेंस के बारे में बात करें उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि ये सिमिलर किस वे में. तो विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए किया जा सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. और वहीं दैट की बात करें, दैट का यूज पर्सन्स के लिए किया जा सकता है. पर्सन्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. मतलब सिमिलर टू दैट ऑफ विच, बस फर्क एक और है, वो है पर्सन्स के लिए लगता है. पर्सन्स के लिए वैसे हु शब्द बनाया गया है. हु इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों के लिए लगता है. हिंदी में बोलूं तो हु जो का सेंस देता है, विच भी जो का सेंस देता है, और क्योंकि ये दोनों ही जो का सेंस देते हैं, दैट का भी हिंदी मीनिंग जो ही होता है. बट डिफरेंस है एज क्वाइट विजिबल. राइट. क्यों? क्योंकि हु पर्सन्स के लिए लगता है, विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए लगता है, दैट पर्सन नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स के लिए लगता है. तो एज सच काफी जगह ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा दिस इज द बुक विच आई परचेज यस्टरडे.
तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ दिस इज द बुक दैट आई परचेज यस्टरडे, क्योंकि मीनिंग वाइज सेम जाएगा। तो नॉर्मली तो दे आर इंटरचेंजेबल, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इंटरचेंजेबल नहीं होते, मतलब स्पेशल केस ऑफ दैट में कुछ ऐसे केसेस जहां दैट ही लगता है विच या हु नहीं सही होता, स्पेशल केस ऑफ दैट। बट उससे पहले एक बेसिक डिफरेंस और बताना चाहूंगा, विच और दैट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, स्पेशली जब नॉन लिविंग एनिमल्स की बात हो रही है। तो विच जो होता है, विच ये एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है। क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है। वहीं दैट एक डिफाइनिंग क्लॉज होता है। दैट एक डिफाइनिंग क्लॉज होता है, ठीक है। विच नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, दैट डिफाइनिंग क्लॉज। फर्क, जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है मतलब ये डिफाइन नहीं कर रहा है किसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली केवल और केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बाकी कुछ नहीं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बाकी कुछ नहीं। बट क्योंकि दैट जो है, दैट लगने के साथ ही एक डिफाइनिंग क्लॉज आ जाता है, मतलब उसकी महत्व, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगा। क्या मतलब, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं, जैसे लिखा है कि दिस इज द या जैसे मैंने कहा दिस इज माई हाउस विच हैज 4 बेडरूम्स, और एक मैं बोलूं दिस इज माई हाउस दैट हैज 4 बेडरूम्स। सुनते वक्त ये अलग नहीं लग रहे, दोनों ऐसा लगेगा हाँ एक ही तो बात है, ये मेरा घर है जिसमें 4 बेडरूम्स है और ये मेरा घर है जिसमें 4 बेडरूम्स है। फर्क क्या है? फर्क है, जैसे कि मैंने कहा विच इज अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, मतलब ये केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो जब मैंने कहा दिस इज माई हाउस विच हैज 4 बेडरूम्स, तो बेसिकली सेंटेंस दो थे, दिस इज माई हाउस इट हैज 4 बेडरूम्स, इनको कनेक्ट कर दिया, दिस इज माई हाउस विच हैज 4 बेडरूम्स। दैट लगने से क्या होता है? दैट लगने से डिफाइनिंग क्लॉज की बात हो जाती है। जब मैंने कहा दिस इज माई हाउस दैट हैज 4 बेडरूम्स, ये डिफाइन हो गया कि ये मेरा वो वाला घर है, ये मेरा वो वाला घर है जिसमें 4 बेडरूम्स है। मतलब इसके अलावा मेरे कुछ और घर भी है जिसमें शायद 3 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो, ऐसा। मतलब ये डिफाइन हो गया, ये स्पेशल केस में इसलिए आ जाता है। इसके चलते दैट के स्पेशल केसेस की बात करें तो अलग अलग स्पेशल केसेस आते हैं, जिनमें से नंबर 1 होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी दिखे एडजेक्टिव की, तो वहां हम हमेशा दैट लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ दैट लगाते हैं। नंबर 2 होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब भी हम दैट ही लगाते हैं, विच नहीं। और यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है। इनके अलावा भी 2 केसेस और होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब भी दैट लगाया जाता है। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो भी दैट लगता है। उसके अलावा सेम लगा हो वर्ड सेम तो दैट लगता है, ओनली लिखा हो तो दैट लगता है। ये 5 केसेस है जहां दैट लगते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट विच आई हैव एवर रिसीव्ड, गलत है, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दैट आई हैव एवर रिसीव्ड। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन में तो मैंने अभी बताया। उसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा विच इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, गलत, विच इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। Same, this is the same question which I could not solve, galat, this is the same question that I could not solve. Okay, or only, this is the only solution which I know, galat, this is the only solution that I know. इस वे में हमें समझ में आता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगता है, जिसके हिसाब से शी सेड नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो विच नहीं, स्पेशल केस हो गया, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, शी सेड नथिंग दैट वुड मेक हिम एंग्री, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला जो उसे गुस्सा दिला दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट आना चाहिए। आई होप सो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आई थिंक वी कैन इजीली सॉल्व इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द टीचर वाज श्योर दैट नाइदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वाज सुटेबल फॉर द टास्क। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? द सेंटेंस इज द टीचर वाज श्योर दैट नाइदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वाज सुटेबल फॉर द टास्क। अब यहां 4 स्टूडेंट्स की बात हुई है, ध्यान रखने वाली बात है, नाइदर ऑफ लगा है, 3-4 वर्ड्स होते हैं जैसे कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ और नाइदर ऑफ। कॉमन चीज इसमें यह है कि इन सबके साथ नाउन आता है प्लूरल, नाउन आता है प्लूरल, और वर्ब नॉर्मली सिंगुलर।
बस एक एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। नाउन प्लूरल क्यों? क्योंकि बात सिलेक्शन की हो रही है, ऑफ लगा है ना, तो एक तरह से आउट ऑफ का सेंस दे रहा है, आउट ऑफ का, तो आउट ऑफ का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भाई जब सिलेक्शन की बात हो रही है, आउट ऑफ समथिंग सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन कितने में से होता है, एक में से या एक से ज्यादा में से? ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा एक से ज्यादा में से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पेन में से ये पेन अच्छा चलता है? नॉट पॉसिबल। कम से कम मुझे दो उठाने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैंने कहा कि ये दोनों में से ये अच्छा चलता है, दैट इज पॉसिबल। ओके, बट जब इसके बारे में बात की जा रही है, सिलेक्शन होता है तो मल्टीपल में से ही होता है, मल्टीपल मतलब नाउन प्लूरल। बट सिलेक्शन की बात किसकी बात हो रही है? एक की, आइदर भी है तो एक की, क्योंकि आइदर दो के लिए लगता है, बट दो में से एक की बात करता है। नन, वो भी नन ऑफ के ऑल दो मीनिंग्स आते हैं, बताता हूँ, और नाइदर भी एक बार में एक की बात करेगा नेगेट करते हुए, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आता है। बट देखने वाली बात क्या है कि वन ऑफ जो लगता है, इसमें नाउन प्लूरल जो भी हो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मोर देन टू। टू के लिए हम वन ऑफ नहीं, टू के लिए हम आइदर ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइदर ऑफ, आइदर ऑफ द टू। ओके, आइदर ऑफ द टू। ऐसे ही नाइदर ऑफ भी टू के लिए लगता है। नन ऑफ कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, सिमिलरली वन ऑफ कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, क्योंकि आइदर लगता है दो के लिए, आइदर और सुना ही होगा, आइदर दिस और दैट, तो जब आइदर ऑफ लिख दिया तो आइदर ऑफ दो के लिए लगता है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज बंक्ड द क्लास, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज बंक्ड द क्लास, नाउन प्लूरल, बॉयज हैज बंक्ड द क्लास सिंगुलर। ठीक है, अब यहां फोर लिखा है, क्या लिखा है? फोर। अब इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग के फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डेटा कैन नेवर गेट चेंज्ड। डेटा चेंज नहीं किया जा सकता कि आप सोचो चार की जगह दो कर दो, नो, नॉट अलाउड। डेटा है वो, डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं? हम ग्रामर को चेंज कर सकते हैं। तो ग्रामर में क्या दिख रहा है हमें? नाइदर ऑफ, और हमें पता है नाइदर ऑफ दो के लिए लगता है, तो चार के लिए क्या लग सकता है? नन ऑफ लग सकता है। इसी चलते हम जो है नाइदर ऑफ को चेंज कर देंगे नन ऑफ में, दैट विल बी फाइन। बस एक चीज जो अलग थी वो है नन ऑफ का केस, जो एक स्पेशल केस होता है। नन ऑफ एक ऐसा केस है विच कैन टेक आइदर अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब, वर्ब दोनों चलते हैं। नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब प्लूरल भी हो सकता है, दोनों सही माना जाता है। किस वे में? नन का जब मीनिंग जीरो के सेंस में आता है तो वहां पे एक होता है नॉट वन, एक होता है नॉट एनी, तो जीरो वाले सेंस में वो जाता है क्या? सिंगुलर वे में, और अगर ज्यादा की बात है तो प्लूरल वे में। तो द टीचर वाज श्योर दैट नन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स वाज सूटेबल फॉर द टास्क, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? नाइदर ऑफ के नन ऑफ कर देंगे, तो विच मींस देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन पार्ट बी, बी नीड्स टू बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या आता है देखो, नेक्स्ट लिखा है वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। नाउ दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है ये? कहा जाता है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेशन शो करना जो होता है, पजेशन मतलब किसी चीज की ओनरशिप, बिलोंगिंग शो करनी है, तो पजेशन शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब जो सबसे पहला सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ही गेव डैश स्पीच कॉन्फिडेंटली, ही गेव डैश स्पीच कॉन्फिडेंटली, तो ऑब्वियसली ही गेव है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। ही गेव हिज स्पीच कॉन्फिडेंटली। शी लिखा होता है शी गेव, तो हर स्पीच हो जाता, शी गेव हर स्पीच कॉन्फिडेंटली। आई लिखा है तो आई गेव माई स्पीच कॉन्फिडेंटली। यू होता तो यू गेव योर स्पीच कॉन्फिडेंटली। ओके, कुछ और होता वी, तो वी गेव आवर स्पीच कॉन्फिडेंटली। दे होता तो दे गेव देयर स्पीच कॉन्फिडेंटली। इस वे में जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से चले तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है वन, तो वन में क्या होगा? वन में हिज नहीं लगता जैसा कि इधर लिखा है, गलत है। वन अगर सब्जेक्ट है तो वन वाला ही पॉजेसिव केस आएगा जिसका होगा वंस, वन एपोस्ट्रोफी एस वंस। ओके, वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। ओके, अगर वहां ही होता तो ही मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी हो जाता, शी होता तो शी मस्ट नॉट फॉरगेट हर ड्यूटी हो जाता, दे होता तो देयर हो जाता, आई होता तो माई हो जाता, वी होता तो अवर हो जाता, बट यहाँ वन है इसलिए वंस होगा। ऑल्दो मॉडर्न डे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आपको कुछ ऑथर्स ऐसे भी मिलेंगे जो वन को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं और आगे दोनों लगा देते हैं हिज ऑब्लिक हर, सो दैट वो जेंडर न्यूट्रल हो जाए, मतलब वहां पे दोनों के लिए प्रेफरेंस हो जाएगी। ओके, ये भी एक तरीका है, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ऑब्लिक हर दोनों लिख के आ रहा है,
पहले तो हमें यही करना है, इफ इट इज आस्क्ड एन एरर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक वंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वन। बट अगर इन केस ऐसा है कि आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिल रहा है जिसमें लिखा है वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी, चूज नहीं करना है, उन्होंने खुद हिज ऑब्लिक हर कर दिया, तो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही ट्रीट किया जाएगा। गॉट इट? आई होप सो ये भी क्लियर है। तो वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ऐसा होगा। नेक्स्ट है ही सॉ अ जेंटलमैन हु ही प्रिज्यूम टू बी द डायरेक्टर। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? जेंटलमैन लिखा है, पर्सन तो है ही, आगे हु लगा है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है हु, जो कि रिप्लेस होना चाहिए किससे? हुम से। एंड व्हाई सो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम? लेट्स हैव अ लुक। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हु, पर्सन्स के केस में आप हु लगा सकते हो और पर्सन्स के केस में आप हुम लगा सकते हो। देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो अगर पर्सन्स खुद कुछ काम कर रहे हैं, अगर पर्सन्स खुद कुछ काम कर रहे हैं तो वहां हु लगेगा, और अगर पर्सन्स खुद कुछ काम ना करके आगे आने वाले नाउन प्रोनाउन से कुछ काम करवा रहे हैं तो वहां पे हुम लगेगा। ओके, अगर पर्सन्स के केस में वहां पे नाउन या प्रोनाउन खुद कुछ काम कर रहे हैं वहां पे हुम लग जाएगा। बेसिकली डिफरेंस होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का। तो जब मैंने बोला ही इज द बॉय हु मेट मी एट द थिएटर, ही इज द बॉय, अब वो बॉय खुद कुछ काम किया है क्या? मेट मी एट द थिएटर, तो हु लग जाएगा। लेकिन वही लिखा है ही इज द बॉय डैश ही सेड वाज अलाइव, ऐसा, तो ऐसे में ही इज द बॉय whom she said was alive, ऐसा कुछ, तो वहां पे हमें पता चला whom she said, वही आने वाले प्रोनाउन ने, नाउन ने जो है वो कुछ काम किया है, वहां लग जाएगा आपका whom। यहाँ पे भी वही है, he saw a gentleman, पर्सन है तो ये तो श्योर है कि या तो who आना है या तो whom आना है। यहाँ who लगा है लेकिन आगे एक प्रोनाउन आ रहा है जो खुद कुछ काम कर रहा है, जो खुद कुछ काम कर रहा है। तो he saw a gentleman whom he presumed to be the director, he saw a gentleman whom he presumed to be the director, who नहीं हो सकता, who कब होता? he saw a gentleman who did something, who कुछ एक्शन आ जाता, he saw a gentleman who presumed him to be something, ऐसा होता, एक्शन पहले आता तो who लेते, बट यहाँ पे पहले प्रोनाउन आ रहा है और वो कुछ काम कर रहा है, इस केस में whom का केस बनता है। ओके, क्लियर है? आई होप सो, दिस इज वेरी फाइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है My mother does not like me chatting late at night. My mother does not like me chatting late at night. अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर हम ऐसे पढ़े तो एक्चुअल में सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि my mother सब्जेक्ट है, does not like ये वर्ब है और me ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा मेरी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसको अपना बच्चा पसंद ना हो, है ना? तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। मम्मी को मैं पसंद नहीं हूं या मम्मी को कुछ और पसंद नहीं, मम्मी को मेरा रात को चैट करना पसंद नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ ये मी गड़बड़ है। चैटिंग एक नाउन है, जेरेंड है, ओके, लेट एट नाइट ये टाइम हो गया। चैटिंग नाउन है, नाउन के पहले अगर कुछ आया तो वो एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव मी नहीं होता, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ माय होना चाहिए, मेरी माँ को मेरा रात को चैट करना पसंद नहीं है, मेरा चैट करना पसंद नहीं है, मेरा ये एक्ट पसंद नहीं है। ओके, तो my mother does not like my chatting late at night, that's how it should go. I hope so, ये बात क्लियर है। Any doubt? I think so, this is quite clear. Like me हो जाता तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ज्यादातर तब देखना है हमें जब आगे ऐसा कुछ आया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है और ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया है। नॉर्मली होता my mother does not like me, खत्म, तो ठीक है, मेरी मम्मी को मैं ही पसंद नहीं, हो सकता है। My mother does not like my chatting, यहाँ पे नाउन के मतलब अगर ऐसा ing फॉर्म कुछ आ रहा है, कुछ और लिखा है, his father does not like his going out late at night, चलेगा, तो उसका बाहर जाना पसंद नहीं है। That's how it should go. नेक्स्ट लिखा है who is the better of the two candidates. अब जब रिलेटिव प्रोनाउन की हमने बात की, जो रिलेट करने का काम कर रहा था who, which, that, तब तो ठीक है, who लगता है पर्सन्स के लिए, है ना, which लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और that लगा तो किसके लिए? पर्सन्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, सबके लिए। लेकिन when we are talking about interrogative, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव में भी आ जाते हैं और इंटेरोगेटिव में आते हैं, तो who is the better of the two candidates ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी बात सिलेक्शन की होगी, ओके, इन केस ऑफ सिलेक्शन
सिलेक्शन, इन केस ऑफ सिलेक्शन, हमेशा ध्यान रखना है कि सिलेक्शन का केस जब भी आएगा, सिलेक्शन का केस जब भी आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच लगता है हु नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच लगता है हु नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड एंड नॉट हु कभी नहीं लगता, ठीक है। इसका अगर बेहतर एग्जांपल दो तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप लोग केबीसी देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, अगर देखते हो तो आप देखोगे जब भी क्वेश्चन किसी ऐसे 4 पर्सन्स के बारे में आ रहा है और बोल रहे हैं कि कुछ भी पूछा जाए तो हमेशा ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स became the first to score double century thrice in ODIs। ऑप्शन लिखे होंगे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, या 4 नहीं तो जैसे वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएगा। बट विच ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग कभी नहीं बोलते। वैसे ही है ये सिलेक्शन की बात है, हु इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट, सुनने में गड़बड़ नहीं लगेगा बट ग्रामेटिकली है, होना चाहिए क्या, विच इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, विच कैंडिडेट इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ऐसा उसको पढ़ा जाता है, जिसके हिसाब से हु नहीं विच लगना चाहिए। ओके, विच इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, एनी डाउट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी, माइकल ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी। नाउ व्हाट इज द केस हियर, यहां पे बी पार्ट हिमसेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई सो, ऐसा क्यों, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम का एक प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब जो सेल्फ वर्ड से एंड होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही एक और होता है, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी सेम वर्ड्स आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। अब अगर ऐसा है, दोनों में वर्ड सेम है, तो क्या डिफरेंस है या क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओमिट करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ओके, तो कुछ वर्ड्स होंगे जैसे कि एंजॉय, ओके, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, devoted, sacrificed, introduced, settled, adapt, hurt, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, डिवोटेड, सैक्रिफाइस, इंट्रोड्यूस, सेटल्ड, अडैप्ट, हर्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अगर इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्या मतलब, जैसे एंजॉय को लेकर चलूं, मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा है वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड द पार्टी। देखा जाए तो यहाँ वी लिखा है विच इज द सब्जेक्ट, एंजॉयड लिखा है जो है वर्ब, वी एंजॉयड व्हाट, आंसर मिल रहा है, वी एंजॉयड व्हाट, द पार्टी, आंसर मिल रहा है, वी एंजॉयड व्हाट, द पार्टी, आंसर मिल रहा है। तो जब भी बात होती है कि इस तरह से आंसर मिल जाए व्हाट का या हुम का, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे केस में अगर व्हाट या हुम का आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिवली यूज होता है, ऐसा बोला जाता है। अगर व्हाट हुम को छोड़ के किसी और चीज का आंसर मिले, वाई का, हाउ का या किसी और चीज का, तो वो आपका केस इंट्रांजिटिव का होता है, या कोई आंसर मिले ही नहीं तो भी, तो वी एंजॉयड व्हाट या फिर हुम भी अगर लगाओ चल जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ व्हाट या हुम लगना ही चाहिए। वी एंजॉयड व्हाट, द पार्टी, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड व्हाट, द अपॉर्चुनिटी। एब्सेंट, ही एब्सेंटेड, या कुछ ऐसा लिखा है ही एब्सेंटेड डैश, कुछ चाहिए, है ना। तो अब इसमें क्या एक्चुअली जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है वो समझते हैं। अगर व्हाट या उनका आंसर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा, जैसे एक सेंटेंस लिखा है वी एंजॉयड
एट द पार्टी। अब अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे कि अभी भी वी क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयड क्या है, वर्ब है, वी एंजॉयड व्हाट, वी एंजॉयड whom, आंसर किसका मिलेगा, वी एंजॉयड वेयर का मिलेगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने बोला था या तो व्हाट या तो whom का आंसर चाहिए। ऐसे में क्या किया जाएगा, इस एंजॉयड के बाद वी के अकॉर्डिंग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा वी एंजॉयड आवर सेल्स एट द पार्टी, वी एंजॉयड आवर सेल्स एट द पार्टी। ठीक है, वी एंजॉयड आवर सेल्स, वी एंजॉयड व्हाट का आंसर या तो मिले, यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ तो वेयर का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर व्हाट का नहीं मिल रहा तो हम जबरदस्ती whom का करवाएंगे। वो कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के, वी एंजॉयड whom एट द पार्टी, आवरसेल्व्स। समझ में आई बात, या तो व्हाट या तो whom का आंसर चाहिए ही चाहिए इन सब वर्ड्स के साथ। अवेल, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, सही है, ही अवेल्ड व्हाट, द अपॉर्चुनिटी, लेकिन लिखा है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब गड़बड़ है, ही अवेल्ड ऑफ व्हाट होगा, लेकिन वो नहीं चाहिए, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। They absented themselves from the class. We presented ourselves before the principal. मीरा डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्ण, गलत है, मीरा डिवोटेड हरसेल्फ टू लॉर्ड कृष्ण है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या, एक ट्रिक है जो इधर काम आ सकती है, अगर इन वर्ड्स के तुरंत बाद आपको प्रीपोजिशन दिख जाए, बी डैम श्योर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना है, डायरेक्टली प्रीपोजिशन नहीं लग सकता इन वर्ड के बाद। ठीक है, तो जैसे हमने देखा एंजॉयड एट द पार्टी लग गया, अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल्ड, वी अवेल्ड आवरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, they presented before the principal, they presented themselves before the principal. Okay, devoted, मीरा devoted to Lord Krishna, गलत है, मीरा devoted herself to Lord Krishna। लिखा है the soldier sacrificed her life, या the soldier sacrificed his life for the nation, सही है, the soldier sacrificed what, his life, perfect है, लेकिन लिखा है the soldier sacrificed for the nation, गलत है, the soldier sacrificed himself for the nation। इंट्रोड्यूस, वो भी वैसे जाता है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ओके, ही सेटल्ड इन लंदन, गलत है, ही सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन चाहिए। अडैप्ट, ही अडैप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू सिटी, या हर्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, इस फॉर्म में ये सब जाते हैं। ओके, ध्यान रखना पैसिव में लिखे तो कोई इशू नहीं है, जैसे ही सेटल्ड इन लंदन, अब कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव में ही प्रॉब्लम है। She was absent from the class, कोई प्रॉब्लम नहीं, was और फिर ये सब लग रहा है, is am are was were, तो कोई इशू नहीं आता। तो ये तो बात हुई किसकी, जो वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जो वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम इसी तरह से ओमिट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, मतलब वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। ऐसे कौन से वर्ड्स है, आओ वो भी देख ले। तो एक आता है कीप, कीप के साथ सेल्फ वाला वर्ड नहीं लगता, ज्यादातर आपको ऐसा पढ़ने को है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम जो कहते हैं पॉलिटिक्स, फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ऐसे में गलत है, यू शुड कीप अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सही माना जाता है। और क्या होता है, रेस्ट, मूव, टर्न, क्वालिफाई। बात का जो वर्ब फॉर्म होता है बेद, ड्रेस। ओके, ये सब ऐसे वर्ड्स है जो हमें ध्यान रखना है, ये सेल्फ वाले वर्ड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, कारण है, जैसे क्वालिफाई, मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द एग्जाम, मतलब समझ रहे हो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं कह दूं कि ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द एग्जाम, मतलब उसने खुद को क्वालिफाई कर लिया एग्जाम में। क्या खुद को क्वालिफाई करेगा कोई एग्जाम में, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, फिर तो चीटिंग हुई है तगड़ी वाली, है ना। तो यू कैन नॉट क्वालिफाई योरसेल्फ इन द एग्जाम, ही क्वालिफाइड द एग्जाम, ये हो सकता है, बट ही कैन नॉट क्वालिफाई हिमसेल्फ इन द एग्जाम, नहीं तो ये तो बिल्कुल चीटिंग वाली हो जाएगी। ऐसे ये सारे वर्ड्स ऐसे जो अपने साथ मतलब जो एक्शंस खुद पे इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आई रेस्टेड माई सेल्फ, ऐसा हो सकता है कि आपने खुद को रेस्ट कर दिया, कैसे करोगे, अपनी बॉडी को उठा के बेड पे लटका दोगे, नहीं, नहीं हो सकता वहां पे, है ना। आई टुक अ रेस्ट हो सकता है, आई टुक अ रेस्ट हो सकता है, बट यू कैन नॉट से आई रेस्टेड माई सेल्फ। ओके, मूव, आई मूव्ड माई सेल्फ, क्या खुद को मूव करते हो इस तरह से आगे, नहीं, ये भी सेंस नहीं, आप अपने आप ही मूव होते हो। टर्न, शी टर्न्ड हरसेल्फ ड्यूरिंग द नाइट, ओ माय गॉड, ये तो कुछ और ही हो जाएगा ना, कि वो ऐसी थी और अचानक से भूतिया जैसा हो गया है ना, पूरा का पूरा इधर मुंडी कर गया, नहीं। बेद, वैसे ही बात भी जो होता है, यू टेक अ बात, यू नेवर बाथ योरसेल्फ, वो भी कभी ऐसा नहीं होता, तो ही बेद हिमसेल्फ ऐसा नहीं हो सकता, ही टुक अ बात हो सकता है।
ड्रेस, ड्रेस भी खुद को कपड़े नहीं पहना, आप कपड़े पहनते हो, खुद को कपड़े नहीं पहनाते। अगर कपड़े पहनाने की बात है तो दूसरे को पहना सकते हो कि शी ड्रेस्ड हर लिटिल गर्ल इन अ प्रिंसेस लाइक फ्रॉक, ये चलेगा। बट यू कैन नॉट ड्रेस योरसेल्फ कि मैंने खुद को ड्रेस कर लिया, इम्पॉसिबल। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है जो अपने साथ सेल्फ नहीं लेते। इसी के चलते माइकल ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी गलत है। माइकल ड्रेस्ड एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी, दैट विल बी द करेक्ट थिंग। ओके, माइकल ड्रेस्ड एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी। एनी डाउट? आई थिंक सो दिस इज क्लियर। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बट प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखे गया है। अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर, फाइंड आउट व्हिच पार्ट हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। इफ देयर आर नो एरर्स यू कैन मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, तो लिखा है क्या, ही इज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड डजंट नो द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर येट। cut him some slack and let he learn from this। let he नहीं होगा, let him होना चाहिए। क्या होना चाहिए? let him। ये तो पढ़ते वक्त भी पता चल जा रहा है, let him, let her, let me, ऐसा होता है। क्यों होता है? सेंटेंस दो तरह के होते हैं, या सेंटेंस के केसेस दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। आई और उसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, है ना, मी। यू है तो यू का तो खैर यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। वी है तो अस हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है, ही है तो हिम हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है, और इट है तो इट ही रहेगा। ठीक है, लिख देता हूं ये भी, इट है तो इट ही रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये डिफरेंस होता है। नाउ द पॉइंट इज वर्ब। अब आपको पता है नॉर्मल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है ना। मतलब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और लेट क्या है, लेट भी एक वर्ब ही है, इसीलिए आप देखते हो क्या लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है, ही स्लैप्ड मी, ही स्लैप्ड मी। ही स्लैप्ड आई होता है क्या? नहीं होता, ही स्लैप्ड मी ऐसा हो जाएगा, या शी स्लैप्ड हिम ऐसा लिखा होगा। तो बेसिकली इस फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट भी एक वर्ब है, लेट मतलब कुछ करने दो, वर्ब है, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। इसीलिए आपको देखने मिलता है लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट देम डू समथिंग। या बेस्ट है, आपने ये तो सुना ही है, लेट्स पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी, सुना है? ये लेट्स क्यों बोलते हैं? ये लेट्स का मतलब है लेट अस, लेट वी नहीं, लेट अस हैव अ पार्टी। लेट्स प्ले, लेट्स सिंग, लेट्स कुक, लेट्स प्ले होली सुना होगा, तो लेट्स प्ले होली क्या, लेट अस प्ले होली, ऑब्जेक्टिव के साथ है। ना केवल यहाँ बल्कि प्रीपोजिशन भी अगर लगाए, प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन भी अगर लगाए तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मैंने कहा द पेन वॉज गिवन टू मी, आई नहीं, गिवन टू मी, टू प्रीपोजिशन है इसलिए। या आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हो, या किसी का बर्थडे किसी के घर में आपने उसके स्टेटस पे देखा कि उसके पिताजी का बर्थडे, आप बोलते हो क्या, हैप्पी बर्थडे टू ही या हैप्पी बर्थडे टू हिम? ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे टू हिम। वही चीज हमें ध्यान रखते हैं, तो लेट ही नहीं लेट हिम होना चाहिए, दैट विल मेक द सेंटेंस करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द ग्रुप फिनिश देयर सेट्स, I and my friends fought our way through the crowd to catch another band on the main stage. Now, this is an interesting question. क्या यहाँ बोला जा रहा है? After the group finished their sets, I and my friends fought our way through the crowd to catch another band on the main stage. यहाँ पे गुड मैनर्स का एक रूल यूज हो रहा है। कौन से, किस चीज का? गुड मैनर्स का। क्या है ये गुड मैनर्स का रूल? आओ समझते हैं। गुड मैनर्स का जो रूल होता है उस रूल का नाम है रूल 231। रूल 231, ठीक है, रूल 231। क्या मतलब है रूल 231? एक्चुअली ये रूल 231 बना है पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? पर्सन्स के। पर्सन्स मतलब कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर होता है वो खुद, आई, या प्लूरल है तो वी। सेकेंड पर्सन द रिसीवर, जिससे बात की जा रही है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप रिसीवर हो, मतलब आप सेकेंड पर्सन हो, यू। ओके, यू।
और फिर थर्ड पर्सन, द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ नहीं है बट हम फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है। फर्स्ट पर्सन द स्पीकर हिमसेल्फ, आई वी। सेकंड पर्सन रिसीवर, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, ही, शी, इट या दे। गुड मैनर्स का रूल क्या कहता है? गुड मैनर्स का रूल ये कहता है कि कभी भी पर्सन्स की प्लेसमेंट या पर्सन्स की पोजीशन जब लिखी जाए तो खुद को आगे नहीं रखा जाता, हमेशा सामने वाले को आगे रखा जाता है और खुद को पीछे। ये गुड मैनर्स में आता है ना। इसके चलते हमेशा सेकंड पर्सन सबसे आगे, थर्ड पर्सन उसके बाद, और सबसे आखिरी में अगर कुछ आएगा तो फर्स्ट पर्सन। इसको और प्रैक्टिकली समझाओ, एक सीन समझाता हूं, एक सिनारियो आपके सामने रखता हूं सो दैट आप इजीली उसको रिटेन कर पाओगे। जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरा एक दोस्त अपने किसी और दोस्त को लेकर मेरे घर पे आया। क्या? मेरा एक दोस्त अपने किसी और दोस्त को लेकर मेरे घर आया। अब हम शरीफ लोग हैं, अगर तो शरीफ लोग हैं, ऐसे में हमारी मम्मी ने क्या किया, उन लोगों के लिए नाश्ता पानी रखा है ना, नमकीन बिस्किट वगैरह रखा होगा। अब क्या सही तरीका है, पहले हम हड़प ले या पहले सामने वाले को ऑफर करें? ऑब्वियसली सामने वाले को ऑफर करेंगे, वैसे हम हड़पते बट कंडीशन लगे ना, हम शरीफ लोग, तो हमें शराफत दिखानी पड़ेगी, इसलिए पहले सामने वाले को ऑफर करेंगे, अपने दोस्त को कहेंगे अरे भाई ले, शर्मा मत, अपना ही घर समझ, है ना। फिर उसके साथ जो आया है वो पहली बार हमारे घर में आया है, उसको भी थोड़ा सा ऐसी हिचकिचाहट सी हो रही होगी, है ना, उसको फ्री फील करवाना पड़ेगा, उसको भी बोलेंगे अरे भाई तुम क्यों बैठे हो, तुम भी लो। और फिर अगर कुछ बच जाए, बिस्किट का चूरा या मूंगफली का दाना अगर कुछ ऐसा, तो हम खाएंगे, लेकिन सबसे आखिरी में। ऑर्डर क्या बना? टू, सेकंड पर्सन पहले, फिर उसके साथ जो आया था यानी कि थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। ये होता है गुड मैनर्स का रूल। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप दरवाजा खोलते हो, दरवाजा खोल के क्या करते हो, भाग जाते हो, अरे मम्मी कोई आया नहीं, आप क्या करते हो, दरवाजा खोलते अरे आइए आइए आइए, है ना। अनलेस की स्पेस ना हो आपके वहां पे कि जाने की एक ही व्यक्ति की जगह, वो अलग बात। एल्स आप क्या बोलोगे, उनको बुलाते हो अंदर, अरे अंकल आइए आइए नमस्ते, है ना, आंटी आइए नमस्ते। फिर वो आपसे पूछते हैं और मम्मी पापा कहाँ हैं, तो फिर आप मम्मी पापा को बुलाते हो, और फिर उसके बाद मतलब पहले उनको बिठाओगे, आप उनको बोलोगे कि पहले खुद जाके बैठ जाओ, हाँ बताओ क्या काम है, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, पहले भाई उन्हें बिठाओगे, अरे बैठिए बैठिए अंकल भाई बैठिए, है ना, फिर मम्मी पापा को बुलाओगे, उनको बिठाओगे, और फिर अगर जगह बचती है तो हम बैठेंगे, नई जगह बचती सोफे चेयर पे तो हम भाई नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं नीचे बिठाएंगे कि नीचे बैठो मेरे घर में आया, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज बैड मैनर्स, है ना। गुड मैनर्स क्या कहते हैं, पहले जो आए हैं वो मतलब सेकंड पर्सन, उसके अलावा कोई और है थर्ड पर्सन, और फिर लास्ट में खुद। ये ऑर्डर फॉलो होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जब पॉजिटिव एक्टिविटी कुछ हो रही है, ठीक है। इसी का अपोजिट हो जाता है 1 2 3, मतलब नॉट अपोजिट बट डिफॉल्ट ऑर्डर 1 2 3 लग जाता है कब, जब यही गुड मैनर नहीं बैड मैनर्स की बात हो जाए। मतलब जब गुड मैनर्स वाला काम नहीं हो रहा, जैसे कोई गलती हो, कोई दोष हो, कुछ पाप हो रहा है, ऐसी कुछ चीजें नेगेटिव टाइप की, तो 1 2 3। क्यों? अगेन द सेम रीजन। जैसे अब वही दोस्त उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो दोस्त जो आए थे, नाश्ता पानी हो गया, अब जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए हम लोग बाहर निकले। किस काम के लिए आए थे? खेलने के लिए आए थे। तो हम खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे खेल रहे थे खेल रहे थे, और खेलते खेलते अचानक से जिस बॉल से हम खेल रहे थे वो बॉल जाके लगी एक अंकल जी के कार की कांच में, और कांच फूट गया। अब ऑल्दो वैसे तो हम कल्टी मार लेते थे, बट वहां पे हम होस्ट है, वो लोग मेहमान है हमारे, और मेहमान क्या होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। तो ऐसे में भगवान के ऊपर या मेहमान के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा, वहां भले ही गलती किसी की भी हो, ऑन देयर भी आप हमें गलती माननी पड़ेगी, ठीक है भाई। शराफत फिर हमें मरवाएगी। मतलब अगर ऐसे केस में गोली लग रही है समझो, तो गोली पहले हमें खानी पड़ेगी। हाँ, हमसे पार हो जाए तो अपने दोस्त को भी खिलाएंगे, और अगर उससे भी पार हो जाए तो वो जो बेचारा था, जो हिचकिचा रहा था, उसकी हिचकिचाहट भी जिंदगी भर के लिए खत्म करेंगे, मतलब उसको भी मरवाएंगे। लेकिन सबसे आखिरी में ऑर्डर क्या बना? 1 2 3। ओके, तो आपको सेंटेंस में सेंस जज करना है, बात पॉजिटिव वे में हुई है या नेगेटिव वे में हुई है। पॉजिटिव है तो 2 3 1, नेगेटिव है तो 1 2 3, ये ऑर्डर होता है। 2 3 1 मतलब यू, ही एंड आई, ऐसा बनेगा। और 1 2 3 है तो 1 2 3 मतलब आई, यू एंड ही या शी, जो भी है वो लग सकता है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है, अगर प्लूरल प्रोनाउंस आते हैं, मतलब आई की जगह वी आ रहा है, यू तो यू ही रहेगा, और ही या शी की जगह दे आ रहा है,
तो ऑर्डर यही 1 2 3 फॉलो होता है। प्लूरल के केस में ऑर्डर 1 2 3 ही फॉलो होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब वहां वी यू एंड दे ऐसा ही सेंटेंस बनेगा, वी यू एंड दे। ओके, तो अब इधर लिखा है आफ्टर द ग्रुप फिनिश्ड देयर सेट्स एंड माय फ्रेंड्स फॉट नेगेटिव नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो। फॉट आवर वे थ्रू द क्राउड टू कैच अनदर बैंड, मतलब हमने एफर्ट्स लगाए सो दैट हम दूसरे स्टेज पे जो एक और बैंड था उसको कैच कर पाए। का मतलब ये पॉजिटिव एक्टिविटी है। पॉजिटिव मतलब गुड मैनर्स मतलब 2 3 1। पहले तवज्जो देंगे हम सेकंड पर्सन को जो इधर है नहीं। आई फर्स्ट पर्सन है और माय फ्रेंड्स मतलब प्लूरल वाले फॉर्म में आ जाएगा, ही या कहो दे भी, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा, दे एंड आई हो जाएगा। ठीक है, दे एंड आई मतलब माय फ्रेंड्स एंड आई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द ग्रुप फिनिश देयर सेट्स माय फ्रेंड्स एंड आई, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माय फ्रेंड्स एंड आई, माय फ्रेंड्स एंड आई, my friends and I fought our way through the crowd to catch another band on the main stage. That is how it should be written. Okay, my friends and I. Next लिखा है my colleagues and me were publicly branded as scaremongers by the members of Selby's local authorities. Scaremongers मतलब जो डर उत्पन्न करते हैं या डर का माहौल क्रिएट करते हैं या कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिससे डर का माहौल क्रिएट हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आगे का बचा हुआ पार्ट है या ऑब्जेक्ट है कह लो। द पॉइंट इज सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। माय कॉलीग्स तो ठीक है बट मी गलत है क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। इसके हिसाब से आई सही होगा। माय कॉलीग्स एंड आई वर पब्लिकली ब्रांडेड एज स्केयरमॉन्गर्स बाय द मेंबर्स ऑफ सेल्बीज लोकल अथॉरिटी। So there is a problem in part 2. Okay, part 2 is to be marked as the answer. Got it? Next. Next लिखा है incidentally I wasn't serious when I suggested our friends and we might cross North Dakota off our list of prospective holiday destinations that summer. So incidentally I wasn't serious when I suggested, दैट लिखा नहीं बट अंडरस्टूड माना जाएगा, दैट आवर फ्रेंड्स एंड वी माइट क्रॉस नॉर्थ डकोटा ऑफ आवर लिस्ट। अब ये एक नेगेटिव काम हो रहा है, मतलब नॉर्थ डकोटा भाई कोई हम लोग हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और उसमें से हमने एक काट दिया, एक डेस्टिनेशन काट दिया, तो ये क्या है, ये तो भाई गलत काम कर दिया, नेगेटिव काम हो गया। तो कह रहे हैं इंसिडेंटली आई वाजंट सीरियस व्हेन आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट क्या किया था वो मुद्दा है, आवर फ्रेंड्स एंड वी might cross North Dakota off our list of prospective holiday destinations। यहाँ our friends मतलब फिर से वही हुआ, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट होगा। ऐसे में करेक्ट वे ऑफ राइटिंग वुड बी व्हाट, वी एंड दे। इवन मैं मानता हूं कि अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी प्लूरल है और दे भी क्या है, मतलब आवर फ्रेंड्स, ये भी प्लूरल है और प्लूरल के केस में मैंने अभी बताया 1 2 3 फॉलो होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वी एंड दे होगा, वी एंड दे होगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम मार्क की जाएगी। किस पार्ट में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी, सेकंड पार्ट में। ओके, आई सजेस्टेड आवर फ्रेंड्स एंड वी की जगह हो जाएगा आई सजेस्टेड दैट वी एंड आवर फ्रेंड्स माइट क्रॉस नॉर्थ डकोटा ऑफ आवर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव हॉलीडे डेस्टिनेशन दैट समर। नेक्स्ट लिखा है योर क्लास मॉनिटर। अब मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो रहे हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन टाइप्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है जितना अभी तक हमने सीखा उसका रिवीजन करने का। अगर आप इस टाइम पे चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को आंसर करने का, क्योंकि हमने डिस्कस किया है इसको। कम ऑन, योर क्लास मॉनिटर एब्सेंटेड फ्रॉम द यूनिट टेस्ट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द क्लास टीचर, so when he comes to the school, the class teacher will ask him the reason for his absence from the test and school without prior permission। easy है। कीवर्ड्स याद आने चाहिए आपको, जो जो वर्ड्स बताएं कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है किसी पार्ट में, तो आपको उन कीवर्ड से याद आना चाहिए कि एब्सेंटेड देख के ही आपका दिमाग चलना चाहिए, हाँ यार इसके बारे में बात हुई थी कहाँ, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट,
प्रेजेंट, डिवोटेड, सैक्रिफाइस, इंट्रोड्यूस, सेटल्ड, अडैप्ट, हर्ट, इन सब में जहां इनके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, मतलब एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास या फ्रॉम द यूनिट टेस्ट, ऐसा होना चाहिए। और क्लास मॉनिटर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द unit test without prior permission of the class teacher. So when he comes to school, the class teacher will ask him the reason for his absence from the test and the school without prior permission. Okay, so based on that, absented himself होना चाहिए, A part correct mark किया जाएगा। Okay. Next लिखा है the United States and China apparently ramp up efforts to blame one another for the outbreak. The two governments responded to the coronavirus itself in one surprisingly similar way. Each government's official response has been riddled with costly communication delays. Now, what is the problem here? The United States and China apparently ramp up efforts to blame one another नहीं होगा क्योंकि दो countries की बात हुई है। Now, here comes the case of reciprocal pronoun. रेसिप्रोकल, ये वर्ड आपने मैथ्स में भी सुना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट, है ना। अगर कहीं लिखा है 7/5 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/7, राइट। 7/5 का 5/7 मतलब अगर मैं 7 हूं आप 5 हो तो 7/5 का 5/7 मतलब ये जो हो रहा है ये एक्टिविटी कहलाती है प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब ईच अदर, दो केसेस में, दो के केस में और दो से ज्यादा में वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर जो कि दो की बात करता है, वन अनदर जो दो से ज्यादा की बात करता है। अगर मैं दो की बात कर रहा हूं, जैसे लिखा है दे बोथ लव ईच अदर, दे बोथ लिखा है ना, तो दे बोथ लव ईच अदर। बट मैंने कहा द थ्री फ्रेंड्स नाउ आर एनिमी एंड हेट ईच अदर, गलत है। थ्री फ्रेंड्स है तो वहां पे हो जाएगा द थ्री फ्रेंड्स हेट ईच, या सॉरी द थ्री फ्रेंड्स, क्या बोला था मैंने सेंटेंस? तो बेसिकली द थ्री फ्रेंड्स हेट वन अनदर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, द थ्री फ्रेंड्स आर नाउ एनिमी एंड हेट वन अनदर बिकॉज दो से ज्यादा की बात हुई है। यहाँ पे दो ही कंट्रीज की बात हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स एक, चाइना एक। दो है, 1 + 1 = 2। 2 के केस में क्या आता है? ईच अदर आता है, इसीलिए यहाँ पे वन अनदर नहीं ईच अदर लगना चाहिए। गॉट इट? दैट इज व्हाट रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ऑल अबाउट। दो की बात है ईच अदर, दो से ज्यादा की बात है वन अनदर। नेक्स्ट एक और सेट है, देखते क्या है। देखा है द सेम पार्ट ऑफ हर which recoiled at draining dead men's magic also understood one truth: she was no match for her father if he decided to bury her with them. अब यहाँ क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ विच गलत है, विच की जगह दैट आएगा। क्यों आएगा? याद करो जब हमने पहला ही क्वेश्चन किया था नथिंग वाला, तो वहां पे मैंने आपको बताया नथिंग दैट आता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल यूज ऑफ दैट में 5 केसेस है जहां पे दैट लगता है, नेमली सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव है क्या? नहीं है। दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है तो वहां इंडेफिनिट भी नहीं है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है वो भी नहीं है। सेम लिखा हो या ओनली लिखा हो, यहाँ सेम लिखा है तो सेम पार्ट ऑफ हर दैट रिकॉइल्ड एट ड्रेनिंग होगा। इस सेम की बात करें, डिफाइन कर दिया तो दैट लगना चाहिए, विच नहीं। ओके, तो यहाँ दैट लग जाएगा। आगे लिखा है ऑफ कोर्स आई विल नॉट डिस्कस ऑल which I experienced there, but I would say that I enjoyed the pleasant odors that filled the house and the habits and the tidbits that were given to Martha Washington and me to keep us quiet. Of course, I will not, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचो क्या होगा। Come on. I hope you have now decided about your answer. तो लिखा है ऑफ कोर्स आई विल नॉट डिस्कस ऑल, कुछ याद आया? ऑल भी वही है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन जो अपने साथ दैट लेता है, ऑल दैट। इसके बहुत सारे और एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑब्वियसली ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल इज वेल विच एंड्स वेल, नहीं, आपने कहावत सुनी होगी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो बेसिकली ये सब दैट लेंगे, दैट शुड कम हियर।
Of course, I will not discuss all that I experienced there, but I would say that I enjoyed pleasant odors that filled the house and the tidbits that were given to Martha Washington that were given to preposition है, preposition के बाद noun है, ठीक है, pronoun आया तो कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वो भी ठीक है. ओके, तो आंसर यहाँ पे रहेगा पार्ट ए में, जहां पे विच की जगह दैट आएगा ऑल के साथ. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. He explained his life before us in a poetic way. He said he laughs more happily than anybody else, but when the crowd dissipates, they feel lonelier than anybody else. अब देखो यार, यहाँ कंसिस्टेंसी ढूंढनी है मैं सेंटेंस में. He explained his life before us in a poetic way. He said that लिखा नहीं बट अंडरस्टूड होता है, ये एरर नहीं माना था. He said that he laughs more happily than anybody else, but when the crowd dissipates, they feel नहीं होगा. जब क्राउड बिखर जाता है, चला जाता है, तो उसी को फील होता है क्या, lonelier than anybody else, दे नहीं. ऐसे में ही आना चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की नहीं. ओके, तो ही वहां पे आएगा, दे नहीं. दे तब आ जाता है जब इस क्वेश्चन में बात क्राउड की हो रही होती कि क्राउड जब चला जाता है तो क्राउड ही लोनली फील करता है. ऐसा कैसे होगा? क्राउड चला जाता है तो परफॉर्मर जो होता है वो हमेशा लोनली फील करेगा, इसलिए ही सही है यहाँ. नेक्स्ट लिखा है, बट द नॉइस एंड क्लैटर सीम्ड एज ड्रेडफुल टू देम एज टू वी, एंड फॉर all who were able swiftly turned and flew away to a great distance. But the noise and clatter seemed as dreadful to preposition, objective कैसा आएगा, them. As to we नहीं आ सकता, as to us होगा, as to us. And for all, अब मन में सवाल आएगा यहाँ all that करे क्या? नहीं, यहाँ पर्सन के लिए ही all लगा है, इसलिए who चलेगा. दिक्कत कब आती है जब which मतलब नॉन लिविंग थिंग में लग रहा है तो all which नहीं होता, all that होता है, वही ध्यान रखना है. all who पर्सन के लिए लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इधर. तो इसके हिसाब से us आना चाहिए इन पार्ट बी, तो पार्ट बी इज द आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है देखिए. लिखा है, जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स केम द प्रिंसेस ओज़मा इन हर रॉयल चैरियट, who was of gold encrusted with emeralds and diamonds set in exquisite designs. Just behind the royal standard bearers, मतलब रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स जो थे उनके जस्ट पीछे कौन थी? प्रिंसेस ओज़मा थी. प्रिंसेस ओज़मा थी. ओके, प्रिंसेस ओज़मा वहां पे थी. ओके, और प्रिंसेस ओज़मा थी इन हर रॉयल चैरियट में वो थी. अब कॉमा लगाए, मतलब बात चैरियट की ही हो रही है, तो चैरियट इज नॉट अ लिविंग थिंग. विच आएगा यहाँ पे, विच वॉज ऑफ गोल्ड. अब ये तो गोल्ड हो नहीं सकती, प्रिंसेस ओज़मा तो गोल्ड हो नहीं सकती. हु वॉज ऑफ गोल्ड, उसकी ड्रेस हो सकती है गोल्ड, बट वो नहीं हो सकती. लेकिन चैरियट डेफिनेटली गोल्ड का हो सकता है. तो चैरियट रथ वो गोल्ड था, एनक्रस्टेड विद एमराल्ड्स, उसमें भी एमराल्ड्स लगे थे और साथ ही साथ डायमंड्स भी लगे थे और बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइन में था. तो हु नहीं, विच आएगा क्योंकि बात चैरियट की हो रही है. ओके, आई होप सो ये भी क्लियर है. नेक्स्ट लिखा है, आफ्टर द फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन डे इट वाज नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर who demanded their leave for the next day. So the management agreed to his request and granted the leave to all for 2 days. क्या मतलब? और देखे लिखा है, आफ्टर द फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन डे, जब फाउंडेशन डे का फंक्शन हो गया, इट वाज नॉट ओनली द स्टूडेंट, ना केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर हु डिमांडेड देयर लीव नहीं होगा. तो ये नियरेस्ट वर्ड, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये जब आते हैं तो हमेशा जो बात हो रही है वो नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग होनी है. तो ही हु डिमांडेड देयर लीव नहीं, हु डिमांडेड हिज लीव होना चाहिए. हु डिमांडेड हिज लीव, टीचर के हिसाब से हिज लीव फॉर द नेक्स्ट डे. टीचर बीइंग अ कॉमन नाउन विल टेक अ मैस्कुलिन जेंडर, तो हु डिमांडेड हिज लीव फॉर द नेक्स्ट डे. सो द मैनेजमेंट एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ पे हिज लिखा है, एंड ग्रांटेड द लीव टू ऑल, सभी को दे दिया फॉर 2 days. ओके, इस फॉर्म में यहाँ पे हिज आना चाहिए, देयर लीव नहीं. नेक्स्ट लिखा है, द असेंबल्ड नोबल्स all took off their uniforms and settled down again in their homes and clubs, and not without some groans
gave orders to their stewards about the enrollment, feeling amazed himself at what they had done. The assembled nobles all took off their uniforms, ठीक है, and settled down again in their homes and clubs, and not without some groans, gave orders to their stewards about the enrollment, feeling amazed himself नहीं होगा, feeling amazed themselves. यहाँ सब्जेक्ट में कहीं भी सिंगुलर है ही नहीं, प्लूरल ही है. The assembled nobles, plural subject, took off their umbrellas, इसीलिए लग रहा है, and settled down again in their homes and clubs, and not without some groans gave orders to their stewards, ये भी प्लूरल है, about the enrollment, feeling amazed. तो किसने ऑर्डर दिया है? ऑर्डर दिया इन्होंने, ये नोबल्स नहीं. तो ऐसे में feeling amazed themselves at what they had done. आगे भी दे लगा है, तो परफेक्ट है, themselves वहां आ जाएगा. डी पार्ट, सी पार्ट में एरर मार्क किया जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट लिखा है, yesterday I saw a strange interview with a man who said that it was him who was going to the moon in a rocket ship made of metals we hadn't even invented. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इट इज या फिर इट वॉज आ जाए, इट इज या इट वॉज कहीं पे भी आ जाए सेंटेंस में, हमेशा ध्यान रखना इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा. क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा. सब्जेक्टिव केस आएगा. इट इज या इट वॉज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा. Yesterday I saw a strange interview with a man who said that it was him नहीं, it was he होगा, it was he होगा, it was he who was going to the moon in a rocket ship made of metals we hadn't even invented. Okay, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? it was him नहीं, it was he चाहिए. याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो, it is या it was के साथ s या s आएगा, तो s वाला केस आएगा सब्जेक्टिव केस. जैसे मैंने कहा it was me who knocked at the door last night. Who knocked at the door last night. तो ये गलत है. It was he who knocked at the door last night. यहाँ पे it was me, गलत है me. It was है तो सब्जेक्टिव, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्ब भी आ रहा है. इधर सेंटेंस में सब्जेक्ट आना बाकी, ये इंट्रोडक्शन है केवल, कि वह मैं था, वह मुझे नहीं था, वह मैं था. It was I who knocked at the door last night. That's how it should go. Clear है? नेक्स्ट लिखा है, सिंस द वुडकटर्स एंड द रेलरोड एंड माई सेल्फ हाउ प्रोफेंड वेल्डन, perhaps the most attractive if not the most beautiful of all our lakes, the gem of the woods is White Pond, a poor name from its commonness, whether derived from the remarkable purity of its waters or the color of its sands. Since the woodcutters and railroad and myself नहीं होगा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही आएगा. यहाँ myself किसके लिए आएगा? myself आने के लिए I का आना पहले कंपल्सरी है. तो and I, how profound Walden, perhaps the most attractive if not the most beautiful of all our lakes, the gem of the woods is White Pond, a poor name from its commonness, whether derived from the remarkable purity of its waters, ये सही है, और color of its sands, ये भी सही है. मैं शायद आपको नाउन में बताया था कि there are certain words जो सुनने में ऐसा लगता है कि यार इनका प्लूरल क्या ही होगा, बट होता है. जैसे पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है कब? जब वैरायटी ऑफ पीपल की बात करते हैं तो तब पीपल्स होता है. नॉर्मली पर्सन का प्लूरल, पर्सन मतलब एक व्यक्ति, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स. पर्सन्स के इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है पीपल. अभी ये भी वही है, बस फर्क ये होता है कि ये ग्रुप में होता है, और पीपल का प्लूरल पीपल्स. पीपल्स क्या है फिर? पीपल्स का मतलब है ऐसे बहुत सारे ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप. ओके, दैट इज टर्म्ड एज पीपल्स, दैट इज टर्म्ड एज पीपल्स. वैसे ही वाटर है, वाटर जब वैरायटी ऑफ है तो वाटर्स आ जाता है, या इंटरनेशनल वाटर्स भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं. फ्लड वाटर्स लिखा जाता है या फिर फ्लड्स लिखा जाता है. क्यों? क्योंकि जहां पे भी वैरायटी ऑफ वाटर की बात हो रही है. ठीक है. उसके अलावा सैंड भी मल्टीपल डेजर्ट्स की हो तो डेफिनेटली हो सकता है सैंड्स. उसके अलावा अगर देखा जाए तो और कहाँ यूज हो सकता है? फिश का मल्टीपल वेराइटी ऑफ है तो वहां पे फिशेज हो जाता है, तो उस केस में ये सब सही होते हैं. यहाँ प्रॉब्लम माई सेल्फ की जगह आए होना चाहिए. नेक्स्ट लिखा है, जेम्स विलियम्स स्पोक ऑन द फोन दैट हिज फ्रेंड्स एंड ही फेल्ट गिल्टी बिकॉज दे वर मैनिपुलेटिंग द प्रूफ्स ऑफ हिज इनोसेंस at the expense of his privacy.
यहाँ क्या होगा, जेम्स विलियम्स स्पोक ऑन द फोन दैट हिज फ्रेंड्स एंड ही फेल्ट गिल्टी। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स एंड ही फेल्ट गिल्टी अगर आ रहा है, हिज फ्रेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली हिज फ्रेंड्स, तो वो दे के सेंस में आ जाएगा, और ही है, ही लिखा हुआ है, तो ऐसे में लिखने का जो तरीका, क्योंकि ये क्या है, ये आपका गिल्टी नेगेटिव टोन में जाएगा, तो ऐसे में 1 2 3 फॉलो होता है। और अगर मान लो कि 1 2 3 में दोनों के दोनों पर्सन जो है वो सेम टाइप के हैं, तो उसमें सिंगुलर पहले प्लूरल बाद में आता है। इस हिसाब से ही एंड हिज फ्रेंड्स होना चाहिए, ही एंड दे बेसिकली ऐसा होना चाहिए, तब जाके सही होगा, ही एंड दे, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ऐसे में इस फॉर्म में होना चाहिए, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ही एंड हिज फ्रेंड्स। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे गिल्टी वाली बात हो रही है, तो गिल्टी के हिसाब से। और वैसे भी अगर देखा जाए स्पोक ऑन द फोन दैट, हाँ, तो बेसिकली ये लिखते वक्त क्या है, अगर ऐसा होता है जेम्स विलियम्स, ओके, जेम्स विलियम्स स्पोक ऑन द फोन एंड सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई एंड माई फ्रेंड्स, या माई फ्रेंड्स एंड आई फेल्ट गिल्टी, इसी को नैरेट कर दिया ना, तब हो गया ही एंड हिज फ्रेंड्स। तो उस फॉर्म में ही हमें लिखना है, और इसी कारण से ही एंड हिज फ्रेंड्स हमें रखना पड़ेगा। ओके, हिज फ्रेंड्स एंड ही गलत है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sushant was very upset today, so I asked him the reason. He was not ready to reveal anything at the beginning, but later on, he told me that his father did not like him going to school. Instead, he wants him to sit on his shop so that he can be of a helping hand for him. ये भी हमने डिस्कस किया है, मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि हम ऐसी चीज डिस्कस कर चुके हैं। कम ऑन, आई होप सो आपने वो कर लिया है। तो क्या होगा, सुशांत वॉज वेरी अपसेट टूडे, सो आई आस्क्ड हिम द रीजन। ही वॉज नॉट रेडी टू रिवील एनीथिंग इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग, बट लेटर ऑन ही टोल्ड मी दैट हिज फादर, दैट लग गया, नया सेंटेंस है, हिज फादर सब्जेक्ट, डिड नॉट लाइक वर्ब, डिड नॉट लाइक हिम, उसके पिताजी को वह पसंद नहीं था, नहीं, उसके पिताजी को उसका स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो हिम नहीं, गोइंग नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्मेट में हिज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, तब वो सही रहेगा, हिज गोइंग टू स्कूल। इंस्टेड ही वांट्स हिम टू सिट ऑन द शॉप एंड सो दैट ही कैन बी ऑफ अ हेल्पिंग हैंड, तो हिज गोइंग होगा, उसका स्कूल जाना पसंद नहीं है, ना कि ऐसा कि हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, उसके पिताजी को वही पसंद नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, my friends and I were guilty of staring at her at least once, if for no other reason, wondering if she was going to fall out of her dress. Okay, ये मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, पढ़ लो, और मुझे उम्मीद है 100% जो है कि आप इसको कर लोगे। वर्ड्स देखो, वर्ड्स पे ध्यान दो, कम ऑन। ओके फाइन, सो नाउ आई गेस वर्ड्स देख के पता चल गया, गिल्टी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में क्या आता है, 1 2 3 आता है। 1 2 3 के हिसाब से माय फ्रेंड मतलब जो है ही या दे जो है, उस केस में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पर्सन पहले चाहिए, आई, और फिर आएगा आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड्स। ओके, आई एंड माई फ्रेंड्स आर गिल्टी ऑफ स्टेयरिंग एट हर एट लीस्ट वंस, इफ फॉर नो अदर रीजन, वंडरिंग इफ शी वॉज गोइंग टू फॉल आउट ऑफ हर ड्रेस, तो इस वे में जाएगा। नेक्स्ट, former President Kovind, along with the whole cabinet of ministers, was stuck to their demand for 2 video conferences with governors and lieutenant governors of all state and union territories to bolster the efforts at the central and all state levels to contain and manage the COVID-19। तो ये COVID-19 के टाइम की कुछ बात हो रही है, क्या लिखा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की बात हुई है, ठीक है, अलॉन्ग विथ, अब ये अलॉन्ग विथ लग गया ना, तो सेंटेंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि विथ, अलॉन्ग विथ, कपल्ड विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, लेड बाय, उसके अलावा बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये जब भी लगते हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। इनके बारे में और डिटेल की चर्चा वर्ब वाले टॉपिक में होगी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सब टॉपिक में। जब ऐसा आता है यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यहाँ तक वर्ब लगने से पहले तक का मतलब सब्जेक्ट इधर यही रहेगा, वो केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसका कोई लेना देना नहीं। प्रेसिडेंट कोविंद एक है या बहुत सारे, एक है, तो इसके हिसाब से वहां पे वॉज तक सही है। जस्ट मिनट, वॉज तक सही है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद
was stuck, ज्यादातर हम क्या करते हैं नियरेस्ट के हिसाब से चेंज कर देते, बट नहीं, was stuck, लेकिन टू देयर डिमांड नहीं होगा, was stuck to his डिमांड होगा, was stuck to his डिमांड for 2 video conferences with governors and lieutenant governors of all state and union territories to bolster the efforts at the central and all state level to contain and manage the COVID-19. तो यहाँ पे was stuck to his डिमांड हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होता, लिखा था फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद एंड द होल कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, तो वर स्टक टू देयर डिमांड ऐसा हो जाता, ठीक है। बट अभी क्योंकि सब्जेक्टिव है इसलिए वॉज वहां यूज किया जा रहा है। आगे लिखा है सील्स हैव अ लेयर ऑफ फैट और ब्लबर अंडर द स्किन टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन द कोल्ड वाटर एंड अदर देन द वॉलरस ऑल स्पीशीज आर कवर्ड इन फर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कीवर्ड पे ध्यान दो, यू विल गेट द आंसर, कम ऑन। Okay, seals have a layer of fat or blubber under the skin to keep, कुछ याद आया, keep, rest, move, turn, qualify, और क्या बताया था यहाँ पे, बाथ या बेद, BATHE, ठीक है। उसके अलावा और ड्रेस, एक वर्ड और उसमें ऐड कर सकते हो आप, हाइड। ये सब ऐसे वर्ड है, ये ऐसे वर्ड्स है जो कि अपने साथ सेल्फ वाला वर्ड नहीं लेंगे, तो यहाँ से हटेगा कीप वार्म in the cold water and other than the walrus all species are covered in fur. तो keep themselves warm नहीं, keep warm होना चाहिए, okay? Now my own affairs which are of a spiritual kind and much more important than your which are carnal lie on the other side of the stream. Now my own affairs which are of a spiritual kind and much more important than your नहीं होगा, कंपैरिजन या तो than your affairs लिखा होता, वो नहीं लिखा है, तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव के लिए नाउन चाहिए, योर अफेयर्स, वो नहीं है, तो प्रोनाउन आएगा योर्स, विच आर कार्नल लाई ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। कार्नल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज, और वो स्पिरिचुअल है, तो बस उसी हिसाब से बोल रहे हैं, तो योर्स आना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है दे एक्सेप्ट आई एम इनवाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। दे सब्जेक्ट है, ठीक है, दे सब्जेक्ट है, और वहां पे अगर लिखा है तो दे के हिसाब से ये एक्सेप्ट आए जो लिखा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब आए नहीं आएगा, मी आएगा पहली बात तो, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रीपोजिशन है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे में दे के हिसाब से आना चाहिए, एम नहीं आर आएगा। दे एक्सेप्ट मी आर, दे एक्सेप्ट मी आर invited to the conference at Jaipur. That's how you will mark the answer. So that brings me to the end of the discussion. Hope so you enjoyed this discussion. आपको A to Z सब पता चले कैसे pronouns पे based rules या पे based questions आते हैं। We have covered all the questions जो भी exam point of view से important है, और सबसे बड़ी चीज एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस भी थे, सो दैट पहली बार हम सीख रहे हैं तो दूसरी बार वो रिवीजन का भी काम कर सके। ओके, so that's it from my side. Thank you, bye bye, take care, keep watching and keep learning.